अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। यानी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करने में कैसे हेल्प करती है इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड हम डिफरेंट ट्रिक्स और टिप्स सीखेंगे और इसके अलावा इसके लास्ट पे इससे रिलेटेड असेसमेंट भी आपने सॉल्व करनी है जो कि आपका नॉलेज चेक होगा। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि ये किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन के जो एलिमेंट्स हैं ये हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं ये भी हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही बताती है। स्टूडेंट, जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड आ जाती है यानी लेफ्ट ब्लॉक है, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 और इसके अलावा ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। अब जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आते हैं इनकी जो वैलेंस शेल आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 और ग्रुप 2 की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो NS2 होती है। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इन दोनों के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं अल्कली मेटल्स के भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में मौजूद हैं, इस वजह से हम लोग इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फिर आपके पास आ जाता है राइट ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट साइड जो है पीरियोडिक टेबल की, इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्रुप 13 की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, NS2NP1 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो P सब शेल में मौजूद है। इसी तरह से अगर हमारे पास ग्रुप 14 आएगा तो ग्रुप 14 के केस में क्या होगा कि कॉन्फ़िगरेशन NS2NP2 हो जाएगा एंड सो ऑन, और चलते चलते 18 तक जाते हुए कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या आ जाएगी NS2NP6। यानी इन सब के ग्रुप 13 से लेके 18 तक जो एलिमेंट्स हैं इन सब के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन P सब शेल में मौजूद होते हैं, इस वजह से इन्हें P ब्लॉक बोलते हैं। आपके पास आ जाता है मिडल ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का, मिडल ब्लॉक को हम डी ब्लॉक भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें 10 कॉलम्स आते हैं, यानी आपके पास ग्रुप क्या होगा, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं या मिडल ब्लॉक कहते हैं। अब इसको डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगा वो किस में आता है, डी सब शेल में, और जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो आपके पास इस तरह से होती है, D1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है ND1 और ऐसे ये चलता चलता हमारे पास डी के अंदर स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, D10 तक जाए। स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाता है कि पीरियोडिक टेबल का जो मेन पोर्शन है उसके नीचे हमारे पास क्या होती हैं, 2 रोज होती हैं, ठीक है, 2 लाइंस होती हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, एफ ब्लॉक के अंदर जो कॉलम होते हैं वो आपके पास 14 कॉलम्स आ जाते हैं एलिमेंट्स के। आप इनको एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो एफ ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं, यानी एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू हो जाती है। एफ के अंदर इनिशियल एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, और उसके बाद ये चलते चलते एफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है 14 तक। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास इसकी समरी आ जाती है। स्टूडेंट्स देखें, एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो एस के अंदर हमारे पास एस ब्लॉक में 2 ही कॉलम मौजूद होंगे, ठीक है, एस ब्लॉक में 2 कॉलम मौजूद होते हैं। उसके बाद आपके पास पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो स्टूडेंट्स पी के अंदर हमारे पास पी ब्लॉक में कितने कॉलम्स आ जाते हैं, 6 कॉलम्स, ठीक है, एलिमेंट्स के। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि हमारे पास डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसमें कितने कॉलम्स होंगे, 10 कॉलम। इसी तरह से आपके पास एफ ब्लॉक आ जाता है और एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसमें जो कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो भी आपके पास 14 ही मौजूद होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये समरी सबसे इंटरेस्टिंग है इस चीज को याद रखने के लिए कि हमारे पास किस ब्लॉक में कितने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिफाइन कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एटम के आउटसाइड में मौजूद होता है, ठीक है, यानी वैलेंस शेल में मौजूद होता है, चाहे वो नोबल गैस हो या नोबल गैस के अलावा किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स हों जो कि आखिरी शेल में मौजूद होते हैं, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में हेल्प करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि कोई एलिमेंट कैसा केमिकल रिएक्शन शो करेगा, और इसके अलावा अगर किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी तो उसकी रीजन क्या है कि उसके जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, ठीक है। अगर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी ग्रुप के एलिमेंट्स की तो इसका मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का जो दूसरा नाम होता है वो नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसमें आपके पास 2 ब्लॉक्स आ जाते हैं, एस ब्लॉक और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, पी ब्लॉक, ठीक है। इसके अलावा आपने ये बताना है कि एस ब्लॉक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो s ऑर्बिटल से स्टार्ट होती है, ठीक है, s1 s2, और इसी तरह से p ब्लॉक में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन s1 और s2 और यहाँ पे क्या आ जाता है np1, यानी हमारे पास p ऑर्बिटल की फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास आएगा डी ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है एफ ब्लॉक, क्योंकि ये डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी सब शेल में मौजूद होते हैं और एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सब शेल में मौजूद होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन जब सब शेल में आते हैं तो उनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। जैसे आपके पास ये एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक और डी को हम लोग देख लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि पहले पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन 1s में आएंगे, ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड है। उसके बाद आपके पास सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास 2s में आ जाते हैं, और एस ब्लॉक में आपको पता है कि ग्रुप 1 भी आता है और इसके अलावा ग्रुप 2 भी, और ग्रुप 2 हमारे पास कहाँ से शुरू होगा, ये स्टूडेंट्स 2s से स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3s में भी आएंगे और इसी तरह से यहाँ पे ये 3p में भी आ जाएंगे, जैसे ये 2p में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी फिलिंग शुरू होती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास फोर्थ पीरियड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू होगी 4s, फिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन 3d में और उसके बाद लास्ट पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 4p में, ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास क्या आएगा, फिफ्थ ग्रुप आ जाता है, फिफ्थ पीरियड आ जाता है, और फिफ्थ पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहले आएंगे 5s में, फिर आते हैं 4d में और फिर आ जाते हैं 4p में। उसके बाद आपके पास 6 पीरियड आ जाता है, 6 पीरियड में इलेक्ट्रॉन आते हैं पहले 6s में, फिर आपके पास आते हैं 5d में, ठीक है। और इसकी जो लास्ट वाली एक रो आपके पास आती है ना, ये लास्ट पे हम लोग जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी एक रो आउटर ट्रांजिशन की लास्ट पे आ जाती है जिन्हें इनर ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये 4f में, यानी इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे आएंगे, 6s में, उसके बाद आएंगे 4f में, ठीक है, उसके बाद 5d और फिर हमारे पास जो बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स वो किस में जाएंगे, 6p में, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है सेवन्थ पीरियड, 7s में इलेक्ट्रॉन्स पहले नंबर पे आते हैं, फिर इसकी दूसरी सीरीज आपके पास आएगी और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स 5f में चले जाते हैं फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 6। इसके अलावा जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन 7p में आएंगे वो अभी तक हमारे पास डिस्कवर नहीं हुए। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करेगा, किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये जो है इलेक्ट्रॉन को किस ग्रुप में रखना है ये भी हमें कौन बताता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस सब शेल के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो कि जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की वो भी किसकी बेस पे जज की जाती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेस पे कि वो किस सब शेल के अंदर मौजूद है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयंस। आपको पता है कि आयंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और इसके अलावा नेगेटिव आयन। आमतौर पे हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो पॉजिटिव आयन बनाती हैं। पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, बाय लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब कोई क्या करेगा, कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन। और नेगेटिव कैसे बनेगा, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। हमारे पास यूजुअली नॉन मेटल्स जो हैं वो नेगेटिव आयन बनाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का क्या इफेक्ट होता है। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है सोडियम पॉजिटिव आयन। सोडियम एटम के पास जब ये एटम की फॉर्म में है तो प्रोटॉन यहाँ पे 11 है और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 11 होते हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास प्रोटॉन तो सेम ही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकला है। तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या आ जाती है, 1s2, 2s2 और 2p6, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसके बराबर आ जाएगी, नियोन के इक्वल आ जाती है। इसी तरह से हम नेगेटिव आयन की बात कर लेते हैं। नेगेटिव आयन में आपके पास सल्फर आ जाता है। स्टूडेंट सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मल स्टेट में। यहाँ पे क्या होगा कि 6 प्रोटॉन है, 16 प्रोटॉन्स हैं सॉरी, और 16 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब ये सल्फाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 18। प्रोटॉन तो सेम ही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गए। अब हम लोग सल्फाइड आयन की कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6। तो ये हमारे पास आर्गोन 18 के इक्वल आ जाती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो उसके बाद आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका थोड़ा सा यूनिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारे पास डी ब्लॉक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो पहले 4s में आते हैं और फिर 3d में आते हैं, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो भी 4s से पहले रिमूव होंगे और 3d से बाद में। जैसे आपके पास क्रोमियम, हम लोगों ने क्रोमियम के एटम की कॉन्फिगरेशन लिख ली। अब अगर आप देखें, ये हम ले लेते हैं
करते हैं क्रोमेट +3 की फॉर्म में, तो स्टूडेंट्स इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s से एलिमिनेट होगा और उसके बाद आपके पास ये d में से 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारे पास फर्दर स्पेस अवेलेबल थी। d के अंदर अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं तो एक d का जो ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो है वो d में चला जाता है 4s से जंप करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने d ऑर्बिटल को हाफ फिल करना है, क्योंकि ये हाफ के बिल्कुल करीब है तो ये हाफ फिल हो जाएगा, इस वजह से s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ये हमारे पास s से इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होगा, उसके बाद p से एलिमिनेट होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट इस चैप्टर का सिर्फ हमारा एक टॉपिक रह गया। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, जो क्यूरीज हैं स्टूडेंट्स, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा असेसमेंट सॉल्व करें ताकि आपको अपने नॉलेज का पता चल सके। थैंक यू।